नदी किनारे घर के बाहर पूरे परिवार के साथ सो रही होती है, तो वहीं सिमरन अपनी ससुराल वालों के साथ खड़ी होती है। भला कोई घर के बाहर नदी किनारे इतने आराम से कैसे सो सकता है? देखो इसे कैसे सो रही है। इसको तो कोई होश ही नहीं है। नदी गंदी होती है, बदबू आती है, और क्या पता सोते हुए हमारे ऊपर नदी के पानी की छींटे आ जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है बिना एसी के यहाँ ये इतने आराम से कैसे सो सकती है। इतने टाइम से तो ये हमारे साथ एसी में ही सो रही थी। आखिर क्यों एक जेठानी अपनी देवरानी के नदी किनारे सोने पर इतना गुस्सा हो रही है? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। निकिता शादी करके ससुराल जाती है, जहां सब सो रहे होते हैं, तो वहीं एसी में निकिता कांप रही होती है। यहाँ सब एसी में कितने आराम से सो रहे हैं, मुझे तो एसी में ठंड लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है। क्योंकि निकिता को एसी की आदत नहीं थी, इसलिए वो सारी रात सही से सो नहीं पाती और अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाती है। यहाँ चूल्हा नहीं है क्या? चूल्हा? तुम अपने गांव में नहीं हो, शहर में हो। यहाँ सब गैस पर खाना बनाते हैं। अगर तुम्हें चूल्हा जलाना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अब सिमरन निकिता को सबसे पहले गैस चलाना सिखाती है। साथ ही वो धीरे धीरे कैसे चाकू, मिक्सी और बाकी सामान यूज किया जाता है उसे बताती है। अब बना लोगी ना खाना? हाँ बना लूंगी, आप मेरी थोड़ी और मदद करवा देती। पता नहीं कैसी गंवार देवरानी आ गई है मेरे इस घर में। ठीक है मैं करवा दूंगी, पर तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? रात भर सोई नहीं हो क्या? ऐसा नहीं है, वो बस शादी की थकान हो गई है। अब इन्हें क्या बताऊं, मुझे एसी में सोने की आदत नहीं है। मुझे तो नदी के किनारे खुले में सोने की आदत है। सारी रात एसी में सो नहीं पाई, ठंड लग रही थी। निकिता अपनी जेठानी की मदद से अपनी पहली रसोई करती है। सभी घर वालों को उसके हाथों का खाना भी पसंद आता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और रात को एक बार फिर एसी चलने की वजह से निकिता को नींद नहीं आती। क्या करूं, यहाँ तो सब एसी में सोते हैं, कितनी ठंड लग रही है। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, सबसे छुपकर छत पर जाकर सो जाती हूँ। वैसे भी यहाँ पर सब सुबह 6-7 बजे उठते हैं और मुझे तो 5 बजे उठने की आदत है। इनसे पहले उठकर नीचे आ जाऊंगी। क्योंकि निकिता को एसी की आदत नहीं होती, इसलिए वो सबकी नजरों से छुपकर चादर और तकिया लेकर छत पर सोने के लिए चली जाती है और घर वालों के उठने से पहले उठ जाती है। क्या बात है, सारे काम बड़ी जल्दी सीख गई और आज मुझसे पहले उठकर रसोई में भी आ गई। अब आ गई हूँ तो माँ जी की चाय बनाकर उन्हें दे आओ। माँ जी ने कभी मुझे बताया था कि उन्हें सुबह बेड पर चाय चाहिए होती है, इसीलिए मैंने उनकी चाय पहले ही बना ली है। चेहरे पर मुस्कान लेकर निकिता अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी आपकी चाय। बहू जरा अपनी नंद को भी देख उठी या नहीं? आज उसका एग्जाम है, जल्दी कॉलेज जाना है उसे। हाँ माँ जी, मैं अभी काजल को उठा कर आती हूँ। इतना बोलकर निकिता काजल को उठाने जाती है। समय बीतता है और निकिता घर वालों के साथ धीरे धीरे घुल मिल जाती है। ऐसे ही एक रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो निकिता सबकी नजरों से छुपकर अपना बिस्तर लेकर छत पर जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे गांव में घर के पास कितने पेड़ पौधे थे, घर के बाहर ही नदी थी, कितना अच्छा नजारा होता था, कितने आराम से हम लोग नदी किनारे सोते थे। निकिता अपने पुराने दिन याद करने लगती है। निकिता बेटी आजा, मैंने बिस्तर लगा दिया है। निकिता आज तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम्हारे भैया शहर गए, 2-3 दिन बाद आएंगे। हाँ भाभी क्यों नहीं, वैसे भी आप नदी के सबसे पास सोती हो। मुझे तो भैया वाली जगह शुरू से ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी की खुशबू के साथ पानी की छींटे जो आते हैं। वो भी क्या दिन थे, काश कि मैं अपने मायके जा पाती तो नदी किनारे ही सोती। इतना बोलकर निकिता सो जाती है और घर वालों के उठने से पहले अपना बिस्तर लेकर नीचे आ जाती है। अमित उठो, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। देखो मैंने तुम्हारा लंच भी पैक कर दिया है। यार तुम कितनी जल्दी उठ जाती हो? एसी में सोने के बाद किसकी इतनी जल्दी आंख खुलती है? जिसको काम होता है वो जल्दी ही उठता है। आप जल्दी उठो। अमित को उठाकर निकिता अपनी जेठानी के पास जाती है, जहां आज सिमरन उसे मशीन में कपड़े धोना सिखाती है। तुम्हें कुछ नहीं करना, मशीन सब कर लेगा। जैसे बताया है याद रखना, ऐसे ही कपड़े धोए जाते हैं मशीन में, समझी? हमारे घर में इतनी तकनीकी नहीं थी ना, इसीलिए नहीं आता। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। पता नहीं कैसी गंवार मेरे पल्ले पड़ गई है। अच्छा ठीक है। निकिता धीरे धीरे सिमरन के साथ रहकर घर के सारे काम सीख जाती है। ऐसे ही एक रात 11 बज गए, आज फिर मुझे सोने में देरी हो गई। निकिता भाभी अब घर में सबसे पहले उठती है ना, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। एक एक करके सब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और सबके सोते ही निकिता अपना बिस्तर लेकर छत पर सोने के लिए जाती है। यहाँ तो मच्छरदानी भी नहीं है और खुशबू वाली अगरबत्ती भी नहीं है। कितने मच्छर काट रहे हैं। इससे तो अच्छा मेरे गांव, वहाँ तो नदी किनारे ही इतनी ठंडी हवा चलती है कि एसी की जरूरत ही नहीं। अब इसी तरह निकिता एसी से बचने के लिए सबकी नजरों से छुपकर छत पर जाकर सोती है।
समय गुजरता है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और एक दिन। माँ जी, मेरी भाभी को बच्चा हुआ है, मेरा गांव जाना बहुत जरूरी है। हाँ बहू, जानते हैं हम, और तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों का नामकरण भी होना है, तुम्हारी माँ ने हमें भी इनविटेशन दिया है, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। मैं तो पहली बार गांव जाऊंगी भाभी के। जितनी खुशी निकिता को अपने मायके जाने की थी, उतनी ही खुशी से उसके ससुराल वाले भी उसके साथ उसके गांव जाते हैं। जहां अपने गांव पहुंचते ही निकिता काफी खुश होती है। अमित देखो, नदी के कितने पास है ना मेरा घर। हम लोग रात में नदी के पास ही सोते, घर के बाहर बहुत मजा आता है, आप भी सोना। क्या तुम अपने परिवार के साथ बाहर सोती हो? पर यहाँ कितनी बदबू आ रही है। दीदी वो बदबू नहीं, मिट्टी की खुशबू है। आप सब अंदर चलिए ना। कुछ देर में पूरा परिवार अंदर जाता है, जहां निकिता के मायके वाले उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और उस दिन पूरा परिवार घर के बाहर बिस्तर लगाता है। क्या हम लोग इस गर्मी में घर के बाहर सोएंगे? यहाँ तो एसी भी नहीं है, मैं सोऊंगा कैसे? आप यहाँ सोकर तो देखो, आपको एसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माँ जी मेरा यकीन कीजिए, बहुत मजा आएगा सोने में। अब बहू इतना कह रही है तो एक दिन सो के देखते हैं। अब निकिता अपने मायके वालों के साथ आराम से सो जाती है, पर निकिता के ससुराल वालों की आंखों में नींद नहीं होती और वो लोग खड़े हो जाते हैं। माँ मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, अंदर एसी नहीं है और बाहर नदी की इतनी आवाज, पानी के छींटे, मच्छर सोने नहीं दे रहे। मुझे तो हैरानी हो रही है, इतने दिनों से एसी में सो रही थी, फिर भी यहाँ इतने आराम से कैसे सो सकती है ये। उस रात बिना एसी के पूरा परिवार सही से सो नहीं पाता और अगली सुबह। माँ जी, दीदी, काजल, आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग सही से सो नहीं पाए सारी रात। भाभी आप तो कुंभकर्ण की तरह सो गई, आपको क्या ही पता, बाहर नदी की इतनी आवाज आ रही थी, ऊपर से बदबू। हाँ बहू, मच्छरों ने तो काट कर हमें सुझा दिया है। अपने घर वालों की परेशानी देख निकिता भी परेशान हो जाती है और रात को एक बार फिर जब पूरा परिवार घर के बाहर सोने जाता है, यार मैं नहीं सो पाऊंगा बिना एसी के, यहाँ बहुत मच्छर काटता है। निकिता मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम भी तो हमारे साथ शहर में ऐसे ही सोती हो, फिर यहाँ इतनी आराम से कैसे सो सकती हो घोड़े बेचकर? तुम्हें हमारी परवाह है या नहीं? दीदी किसने कहा कि मैं शहर में एसी में सोती हूँ? मुझे तो खुले में सोने की आदत है, इसीलिए मैं सबकी नजरों से छुपकर इतने दिनों तक छत पर जाकर सो रही थी और आप सबके उठने से पहले उठ रही थी। क्या इतने दिनों तक तो ऊपर छत पर खुले में सो रही थी? माफ करना माँ जी, मैंने आप सबसे ये सच छुपाया, पर जैसे आपको सोने में अभी दिक्कत हो रही है वैसे ही मुझे एसी में सोने में दिक्कत होती है, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। पर मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, पर आप लोग आराम से सोइए, मैं अंदर से मच्छरदानी लाती हूँ और खुशबू वाली अगरबत्ती, उसके बाद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इतना बोल निकिता अंदर से मच्छरदानी लेकर आती है और कुछ खुशबू वाली अगरबत्ती टेबल पर जला देती है, जिस वजह से पूरा परिवार काफी अच्छे से सोता है। अगले दिन उसकी भाभी के बच्चे का नामकरण होता है, जिसके बाद रात को पूरा परिवार घर के बाहर मच्छरदानी में सोता है और अगले दिन सभी लोग शहर आ जाते हैं। अपने घर आते आते रात हो गई, चलो चल के सोते हैं। माँ जी मुझे एसी में सोने की आदत नहीं है, क्या मैं छत पर ही जाकर सो जाऊं? निकिता तुम्हें अकेले सोने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ छत पर ही सोऊंगा। तुम दोनों अकेले नहीं, हम सब भी सोएंगे। बहू, जैसे हमें बिना एसी के तेरे घर में परेशानी हो रही थी, वैसे ही तुझे भी तो यहाँ बिना नदी के परेशानी होती होगी, इसलिए हम तुझे एसी में सोने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तेरा जहाँ दिल करे तू वहाँ सोना, और अब तो हम भी तेरे साथ छत पर सोने की आदत डालेंगे। ये लो, लाइट भी चली गई। लगता है भगवान भी यही चाहता है कि आज हम सब भाभी के साथ छत पर ही सोएं। अब जल्दी से छत पर चलते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। इस तरह पूरा परिवार निकिता के साथ बिस्तर लगाकर छत पर आराम से सोता है। इतनी गर्मी में तो दुकान पर काम भी नहीं किया जाता, ऊपर से मेरा तो वेल्डिंग का काम है, पूरा दिन गर्मी में तपता रहता हूँ। समझ सकता हूँ बेटा, मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ, तब मेरी गर्मी से ये हालत है, तो तेरा हाल तो मुझसे भी ज्यादा बुरा होगा। वैसे घर में कोई दिख नहीं रहा, कहाँ गए सब लोग? एक तो गर्मी से परेशान, ऊपर से ये भूख, और ये लोग भी पता नहीं कहाँ चले गए। आप लोग तो आज बड़ी जल्दी आ गए खाना खाने के लिए। माँ, गर्मी से हालत खराब हो रही थी इसलिए जल्दी आ गए, सोचा खाना खाकर थोड़ा आराम कर लेंगे। लेकिन आप तीनों कहाँ गई थी? हमें देखकर लग नहीं रहा आप लोगों को कि हम कहाँ गए थे। नदी किनारे नहाने के लिए गए थे। लेकिन सुबह ही तो आप सब लोगों ने नहाया था, फिर चले गए दोपहर में। क्या करे भैया, गर्मी इतनी पड़ती है और ना तो हमारे गांव में नल है जो आराम से गुसल खाने में ही नहा ले। अब बार बार नहाने के लिए नदी किनारे तो जाना ही होगा। गर्मी से गांव में एक एक का जीना दुश्वार कर दिया है, न जाने कब खत्म होगी ये गर्मी।
सेजल अपनी नंद के साथ चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। दोनों नंद भाभी को नहाए हुए मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था कि तभी गर्मी में दोनों पसीने से फिर तरबतर हो जाते हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ भाभी, हमें देखकर कोई कहेगा कि हम अभी नहा कर आए हैं। मेरा सारा सूट भीग गया पसीने से। अब क्या ही करें साक्षी, जल्दी से लोगों को खाना दे देते हैं और फिर जाकर नहा लेंगे। सेजल के घर से थोड़ी दूर पर ही गांव की इकलौती नदी थी, जिसके अंदर से ही सभी लोग अपनी जरूरत के लिए पानी लेते और इसी नदी के पानी का इस्तेमाल करते हुए नहाते। भीषण गर्मी के चलते पूरा परिवार हर थोड़ी देर में नदी में नहाने के लिए चला जाता। इस गर्मी ने तो रातों की नींद उड़ाती है। कितनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गर्मी से नींद तो उड़न छू हो गई है मेरी। सो जा बहू, वरना दिन भर और परेशान होती रहेगी। माँ जी, अब जब तक मैं नदी में जाकर नहा नहीं लेती तब तक नींद आने से रही। नदी के ठंडे पानी से तो नहाने का मेरा भी मन कर रहा है। चल मैं अभी तेरे साथ चलती हूँ। सास बहू रात के अंधेरे में लालटेन लिए नदी किनारे नहाने के लिए जाती हैं। सोमवती जैसे ही नदी में उतरने लगती है कि तभी अचानक गीली मिट्टी पर पैर रखते ही सोमवती फिसल जाती है। मेरा पैर, लगता है हड्डी टूट गई है। लगता माँ जी आपके पैरों में मोच आ गई है। आप मेरा सहारा लेकर उठने की कोशिश कीजिए। सेजल सोमवती को उठाती है और जैसे तैसे कर उसे घर लेकर जाकर उसके पैरों पर दवाई लगा देती है। इस भीषण गर्मी में रात में नदी में नहाना दोनों सास बहू को काफी ज्यादा भारी पड़ गया था और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। ये आपके हाथ में पर्चा कैसा है? हमारे और आसपास के गांव में इलेक्शन हो रहा है। इस बार कोई नया मंत्री खड़ा है इलेक्शन में, उसी का पर्चा है। नया मंत्री हो या पुराना मंत्री, हमारा क्या ही फायदा। इतने सालों से इतने सारे मंत्री आए, लेकिन किसी ने भी हमारे गांव में घरों घरों तक पानी नहीं पहुंचाया। सालों से लोग इस नदी के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं, क्या पता इस बार का मंत्री अच्छा निकले और हम गरीबों पर थोड़ी रहम करें। बढ़ते दिनों के साथ साथ गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। हर थोड़ी थोड़ी देर में पूरे परिवार को गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में जाकर नहाना पड़ता था, जिससे उन्हें राहत तो मिलती लेकिन काफी परेशानियां भी होती। सुबह से नदी के 10 चक्कर लगा चुकी हूँ। अब तो शरीर में घर काम करने की भी ताकत नहीं बची है। बहू तू तो जवान है, फिर भी तेरा ये हाल है। मुझ बुढ़िया का क्या हाल है ये तो मैं ही जानती हूँ। काश नदी हमारे घर के बिल्कुल पास होती तो कितना अच्छा होता ना। एक कदम में नदी और एक कदम में घर। फिर तो मैं नदी में बैठे बैठे ही सारे काम कर लेती। आराम से गर्मी से भी राहत मिलती और घर के काम भी नहीं रुकते। सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अनुराग घर आता है। आज आप बड़ी जल्दी आ गए काम से? वो 2 दिन के लिए शहर जाना है, वहां पर वेल्डिंग का काम मिल गया है, तो 2 दिन शहर में ही रहूंगा। तो तुम मेरे सामान पैक कर दो। अकेला जाकर क्या करेगा? एक काम कर, बहू को भी ले जा। काफी वक्त हो गया तुम दोनों को कहीं साथ में बाहर गए हुए। ठीक है माँ। सेजल तुम अपनी भी 2 दिन के हिसाब से कपड़े रख लो। अगले दिन ही अनुराग सेजल सुबह सुबह शहर जाने वाली बस पकड़कर शहर पहुंच जाते हैं। अनुराग एक बड़े से आलीशान घर में वेल्डिंग का काम कर रहा होता है, तो वहीं सेजल देखती है कि शहर में हर किसी के घर में बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने हुए हैं। ये देख। ये क्या जी, शहर में तो हर किसी के आंगन में इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। इसे नदी नहीं स्विमिंग पूल कहते हैं। ये हमारे गांव की नदियों की तरह ही होती है। लोग इसे अपने घरों में बनवाते हैं और पूरी गर्मियों के मौसम में इसमें नहाकर अपने घर में गर्मी को दूर भगाते हैं। फिर तो ये कितना अच्छा है। मैं सोच रही हूँ जब हम लोग वापस घर जाएंगे तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगी। अनुराग सेजल की इस बात को हंसकर टाल देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि सेजल ने अपने मन में क्या सोच रखा है। घर आते ही सेजल सारी बात अपनी सास और नंद को बताती है और वो सब घर के अंदर ही एक छोटी सी जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अरे ये तुम लोग घर के अंदर गड्ढा क्यों खोद रही हो? अरे पिताजी, हम घर के अंदर नदी बना रहे हैं, आप बस देखते जाइए। हाँ बाबा, अब हम लोगों को बार बार नहाने के लिए परेशान होकर दूर नदी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हमारे घर के अंदर ही नदी होगी। माधव उन तीनों की बात नहीं समझ पाता। वहीं दूसरी तरफ अब तीनों मिलकर काफी अच्छा खासा गड्ढा खोद देते हैं और अब सोमवती उसके अंदर तिरपाल बिछा देती है। तो वहीं साक्षी और सेजल नदी किनारे से पानी की बाल्टी भर भर कर अपने घर के अंदर बनाई नदी को भरने लगते हैं और आखिरकार कुछ देर की मेहनत के बाद वो लोग अपने घर के अंदर ही नदी बना लेते हैं। अब हम इस नदी के अंदर बैठकर आराम से काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें घुटनों से भी कम पानी भरा है, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हम इसमें बैठकर काम कैसे करेंगे? कहीं हमारा सामान भीग गया तो? उसकी चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे जुगाड़ को देखा एक नया जुगाड़ आ गया है। माधव का दोस्त कमलेश लकड़ी से चीजें बनाने का काम करता था। माधव कमलेश के पास जाकर उससे 2 से 3 छोटी छोटी टेबल लेकर आता है, जिन्हें वो अपने घर के अंदर बनी नदी में रख देता है, जिसे देखकर सेजल,
अरे वाह पिताजी, आपने तो काफी अच्छा जुगाड़ बिठाया, वरना मुझे तो लग रहा था कि हम सबकी इतनी मेहनत तो बेकार हो गई। अब जहाँ सेजल नदी में रखे हुए टेबल पर चूल्हा रखकर खाना बनाती, तो वहीं दूसरी तरफ उसके बच्चे नदी के अंदर बैठकर टेबल पर किताबें रख पढ़ाई करते और ठंडे पानी में भी खेलते। पहले तो इतनी गर्मी में पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन अब हमारे घर में बनी नदी में बैठकर कितने आराम से पढ़ाई कर पा रहे हैं हम, और साथ में खेल भी रहे हैं। जल्दी जल्दी स्कूल का काम खत्म कर दे, फिर पेपर से बोर्ड बनाकर रेस लगाएंगे दोनों। ये ले बहू, सारा आटा गूंथ दिया मैंने। पहले तो गर्मी में आटा गूंथने में भी पसीने छूट जाते थे, लेकिन अब देखो आधे घंटे का काम भी मैंने चुटकियों में कर दिया। और नहीं तो क्या, पहले तो गर्मी में एक भी काम को हाथ लगाने का मन ही नहीं करता था, लेकिन अब देखो बैठे बैठे कितनी सारी सब्जियां काट ली मैंने। थोड़ी देर में सेजल का सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और अब पूरा परिवार एक साथ नदी के ठंडे पानी में बैठकर खाना खाता है। पहली बार गर्मी में खाना खाने में इतना अच्छा लग रहा है, वरना पहले तो बस पेट की भूख को शांत करने के लिए खाना खाता था मैं गर्मी में। आज तो मैं 2 रोटी ज्यादा ही खाऊंगा। कहीं रोटी ज्यादा खाने के चक्कर में अपने हिस्से का हलवा मत भूल जाइएगा। आज मैंने सभी के लिए हलवा भी बनाया है। अरे वाह माँ, आज आपने हलवा भी बनाया, आज तो बहुत मजा आएगा। पूरा परिवार एक साथ खाना खाकर उस नदी के अंदर मस्ती करते हुए हवा खाता है। कभी कभी तो सब उस नदी में बैठे बैठे ही झपकी भी मार लेते थे। तो वहीं गर्मी में घर का काम करते करते सेजल काम छोड़ नदी के अंदर आकर बैठ जाती है। पहले तो घर के काम की टेंशन इतनी रहती थी कि ठीक से नदी में 2 पल बिता भी नहीं पाती थी, लेकिन अब देखो 2 कदम बढ़ाते ही घर के सारे काम कर लेती हूँ। गर्मी के मौसम में घर में बनाई नदी से पूरे परिवार को काफी ज्यादा राहत थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज एकता और अनीता दोनों पड़ोसन को नदी में नहाने के लिए बुलाने के लिए आती है, लेकिन जब वो घर जाकर सेजल के घर के अंदर बनी नदी को देखती हैं तो काफी हैरान होती हैं। अरे ये क्या, आप लोगों ने तो घर में ही नदी बना डाली, ये सब कैसे किया आपने? अब तो आप लोगों को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती होगी ना, जब चाह नदी के अंदर उतर गए। आप तो आराम से नदी में बैठे बैठे ही काम भी कर रहे हैं। ये नदी तो तुम लोग भी आसानी से अपने घर में बना सकती हो। बस एक छोटा सा गड्ढा कर लो और उसके अंदर तिरपाल बिछाकर अपने हिसाब से पानी भर लो। सेजल के कुछ पड़ोसन बिल्कुल ऐसा ही करती हैं, जिससे उन लोगों को भी बार बार नदी में नहाने के लिए जाना नहीं पड़ता। वाह, मजा आ गया सेजल और उसके ससुराल वालों के कितना अच्छा जुगाड़ बिठाया है। अब तो मैं पूरा दिन बस इसी नदी के अंदर बैठी रहूंगी और आराम से सारे काम भी कर लूंगी। धीरे धीरे ये करके ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और अब गांव के कई सारे लोग अपने घरों के अंदर ही छोटी छोटी नदियां बना लेते हैं। तो वहीं कुछ समय में आसपास के जिलों और गांव का बना नया मिनिस्टर गांव की पानी की परेशानी को देखते हुए सरकार से विनती कर गांव के हर घर में नल लगवा देता है, जिससे बची कुची पानी की परेशानी भी खत्म हो जाती है।